हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही हो। तो चलिए आज की वीडियो देखिए। भौतिक विज्ञान का जो है सेट नंबर 4 2024 का 346 FV जिसका कोड है, और आपको मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है, भौतिक राशि है। देखिए यहाँ पर हम सारा क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है किसी, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया है, पहला विभवांतर और दूसरा वैद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इनमें से कोई नहीं। ये पहले से ट्रिक इसलिए लगाया गया है कि पहले हम पीडीएफ बना लेते हैं। पीडीएफ जो पेड किए रहते हैं बच्चे, जो पेमेंट किए रहते हैं, उनको हम लोग पीडीएफ पहले दे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो बनती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर होता है ई इक्वल टू वी अपान डी, वी अपान डी होता है, ठीक है। तो वी क्या है, आपका वोल्ट है, और डी का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। डी यानी कि डिस्टेंस है, वी यानी कि वोल्ट है, ये वोल्ट बटे मीटर है, तो यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। जब वोल्ट प्रति मीटर इसमें दिया है, वोल्ट प्रति मीटर दिया है, ठीक है। और ये न्यूटन प्रति कूलम भी है। प्रति कूलम देखिए कैसे आता है, ई इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, एफ अपान क्यू होता है। तो एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्यू का आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम भी इसी का मात्रक होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई का, ठीक है। ई का मात्रक आपका देखिए वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। इस प्रकार से आप लोग का ये ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। तो जो प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में जो विभवांतर और धारा होता है, उसमें जो कलांतर होगा आपका कितना होता है, 0 होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पी एन डायोड में पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा, क्या चालन चालन होगा कि भंजन हो जाएगा, या चालन नहीं होगा कि अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें देखिए क्या होगा, चालन होगा, ठीक ना। क्यों, देखिए यहाँ पर देखिए पी एन डायोड यहाँ पर है, पी एन डायोड है, और यहाँ पर जो आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी है। पृथ्वी से ये देखिए यहाँ पर कितना -2.2 वोल्ट की क्या यहाँ पर विभव लगा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अर्थिंग पाएगा तो इसमें क्या होगा, चालन होगा, ठीक ना, यानी कि जो धारा होगी इसमें बहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का घ वाला आता है कि यम 1 एवं यम 2 द्रव्यमान की दो नाभिक संलयन कर यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा तो क्या होगा, यम प्लस यम 2, यम 1 प्लस यम 2 इक्वल टू यम होगा, या यम 1 प्लस यम 2 इज ग्रेटर देन यम होगा, इज ग्रेटर देन यम होगा। तो यम 1 प्लस यम 1 प्लस यम 2 इज लेस देन यम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, देखिए जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि यम 1 और यम 2 जो द्रव्यमान को दो नाभिक संलयन, इन दोनों को हम लोग दोनों नाभिक संलयन किया जा रहा है, यानी कि यम 1 और यम 2 को जोड़ा जा रहा है, बराबर किसके हो रहा है, यम के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा और ये जो होगा इसके बराबर होगा कि कम बेसी होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यम 1 प्लस यम 2 इज ग्रेटर देन यम, यानी कि यम 1 प्लस यम 2 दोनों को जोड़ा जाएगा तो यम से क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे तो इससे बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अंगा वाला, ठीक ना। तो फोटान की गति द्रव्यमान का सूत्र है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका सेट नंबर 1 में, पहला ही क्वेश्चन है, जाकर देखिएगा वहां पर भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है। तो इसमें का जो फार्मूला आपका है ये फोर्थ वाला सही होगा, क्योंकि देखिए यम बराबर होता है एच न्यू अपान सी स्क्वायर, और ये देखिए क्या होगा, ई अपान सी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इसके बराबर होता ही है। और देखिए एम इक्वल टू एच इंटू न्यू सी स्क्वायर, और वी जो आपका ये वी इसको नहीं बोलते, न्यू बोलते हैं, न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा, ठीक ना। वी न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लैम्डा होता है, यानी कि ये प्रकाश की चाल है और ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मान यहाँ पर रख दिया जाएगा तो यहाँ पर सी बटे में लैम्डा हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा एक सी, और एच अपान में सी लैम्डा बच जाएगा, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपान सी लैम्डा, यानी कि
ये आपका फार्मूला आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है, एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। देखिए अब बताएं, ये क्वेश्चन भी इस प्रकार का शायद क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कि देखिए एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, धातु के गोले की भीतर वैद्युत क्षेत्र, जो भीतर होगा यानी कि देखिए बात कर रहा है बाहर का। ठीक है, बात कर रहा है बाहर का, और जो आपका पूछा है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र, तो जो गोला है गोला के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका? Q=0 ही होता है। ठीक है, क्या होता है? Q=0 होगा। अगर Q=0 देखिए इस फार्मूले पर रखेंगे तभी E बराबर क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। देखिए यहाँ पर Q बराबर 0 रखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 होता है, और Q अपान में R स्क्वायर, तो Q की जगह 0 रखेंगे। यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये भाग 0 हो जाएगा, ये सब गुणा करेंगे इसमें तब भी 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये आपका आता है खंड ब यानी कि प्रश्न नंबर 2 है। वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो जो वाहन में लगे होते हैं यानी कि चालन में जो गाड़ी होती है उसमें जो पृष्ठदर्शी यानी कि पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है कौन सा होता है? देखिए वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर देखिए कार्यफलन हेडिंग है, और ये देखिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W होता है h/0। ठीक ना, h/0 होता है इसका फार्मूला। नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच क्या लिखना है? संबंध। तो यहाँ पर देखिए आकार यानी कि R ले लिए, और R का मतलब होता है आपका त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R0 A⁴ 1/3। A⁴ 1/3 यही इसमें संबंध होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए किलोवाट इंटू घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन आता है एक नंबर में हमेशा आता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ये जो किलोवाट घंटा होता है किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए 1 किलोवाट घंटा में कितना पूछा है, कितना जूल होता है? तो यहाँ पर देखिए 1000, पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपका 1 किलो है तो 1 किलो से मतलब 1000 वाट होगा। 1000 वाट, ठीक ना, कितना होगा? 1000 वाट। और ये 3600 जो आपका एक घंटा है, घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होगा। इसमें चेंज किए हम लोग सेकंड में, और देखिए ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे 10⁻³ के रूप में, और जब इसको हम लोग जूल प्रति सेकंड, इसका जो वाट होता है ये क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक ना, मात्रक जूल प्रति सेकंड, और जो ये इसका मात्रक है सेकंड है ही। तो ये देखिए 100 है। 100 का मतलब 10⁻², 36 × 10⁻²। ठीक है, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पर जूल में आ जाएगा। तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है W/P/T। यहाँ पर P बराबर निकालेंगे, जब P बराबर हम लोग निकालेंगे तो W/T आएगा। क्या आएगा? W/T। तो W का मात्रक जूल, और T का मतलब सेकेंड। तो ये जब जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है? वाट का। किसका मात्रक होता है? वाट का। तो ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ में आए। यहाँ तक बात को सेकंड से सेकंड यहाँ पर ही कटा है। देखिए ये जो वाट होता है ना, वाट जे बटे में यानी कि जूल बटे सेकंड, तो सेकंड से यहाँ पर सेकंड कट गया है। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड काट दिए। अब बचा क्या? जूल। तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ बचा है, 36 × 10⁻² बचा है, जूल बचा है। तो 36 × 10⁻5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 × 10, क्योंकि 10⁻³ और 10⁻² दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻5 जूल। या फिर हम लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेत में लिख सकते हैं 3.6 × 10�6 जूल। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर दिए, कितना आया? 3.6 × 10⁻6 जूल आया। उसके बाद देखिए अगला वाला है, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है। आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है, अनावेशित छड़ पर प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आवेशित छड़ का विभव घट जाता है। ठीक ना, इसमें कुछ नहीं लिखना, बस यही लिखना। अनावेशित छड़ पर क्या होता है? प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे आवेशित छड़ का विभव घट जाता है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन इसमें का ए बचा है, प्रश्न नंबर 2 का च का देखिए, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पर देखिए पहला ये आपका ये इसको आपको फार्मूला करें, ये फिगर ही बनाना है, ठीक ना। आपको क्या करना है, ये फिगर सिर्फ बनाना है और इसकी जो धारा है ना, धारा कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर धारा दर्शा देना आपको। और ये क्या आपके देखिए सीधा धारावाही चालक तार, ये चालक तार है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सब मतलब इस प्रकार से आपको बनाना था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक ना। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ऐसे ऐसे चल रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, फिर इसमें सिर्फ फिगर बनाना है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का क है, कह रहा है कि धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए, हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है, ठीक ना। धारा सुग्राहिता देखिए यस आई इक्वल टू यस आई इंटू फाइव अपान में आई, तो इसके बराबर होता है एन ए बी अपान सी, एन ए बी अपान सी। यहाँ पर देखिए धारा मापी की धारा सुग्राहिता एन ए बी का मान बढ़ाकर तथा सी का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है कि हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तथा इसमें क्या बताएंगे, सी का मान कम करके बढ़ाई जा सकती है। तो जब हम लोग सी का मान कम करेंगे तो इनका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ समझाइए। प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए परिपथ में विभवांतर वी यानी तथा धारा वी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ में विभवांतर वी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, वाटहीन धारा देखिए, वाटहीन ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति शून्य प्राप्त हो वाटहीन धारा कहलाती है। व्यय शक्ति कितना शून्य प्राप्त हो वाटहीन धारा कहलाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र ई वाई इक्वल टू 3 × 10⁻⁷, ये साइन, ये देखिए एक फार्मूला पर दिया होता है, ठीक ना। ये फार्मूला पर दिया होता है, फार्मूला में यहाँ पर देखिए लिखा हूँ, ठीक। तरंग दैर्घ्य का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो समीकरण भी प्राप्त करना है, समीकरण इसी प्रकार से प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू ई नाट साइन के एक्स प्लस डब्ल्यू टी से तुलना करने पर यही समीकरण होता है। इससे हम लोग तुलना करेंगे इसका तुलना करेंगे, ठीक है। तो ई नाट इक्वल टू कितना दिया, देखिए ई वाई जो ई नाट का मान है, तो ई नाट बराबर 3 × 10⁻⁷ दिया है, 3 × 10⁻⁷ दिया है। यहाँ पर जो आपका मान दिया रहेगा, यहाँ पर इसके सोजे में वही मान रहेगा। तो के का मान कितना है, देखिए 0.5 है, के का मान कितना है 0.5 × 10⁻³ है। उसके बाद देखिए एक्स है, तो एक्स को उसी तरह रहने दो, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर देखिए प्लस के बाद 1.7 है, तो प्लस के बाद डब्लू, तो डब्लू का मान हो गया 1.5 × 10⁻11। टी उसी प्रकार है, तो टी को उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब मान रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए के बराबर 0.5 × 10⁻³ है, तो के बराबर एक फार्मूला होता है 2π/λ, 2π/λ होता है। तो इसका जब हम लोग देखिए 2π/λ है, तो यहाँ पर देखिए 2π/λ को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। तो जब इसको नीचे करेंगे तो इसके नीचे वाला जो ये नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, क्योंकि ये देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। जब इसमें बदलाव होगा तो इसमें भी बदलाव होगा, यानी कि ये देखिए ऊपर बटे में 1 हो जा रहा है, तो इसके बटे में 1 हो जाए तो ये लैम्डा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर λ/2π इक्वल टू हो जाएगा 1/0.5 × 10⁻³ ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। लैम्डा इक्वल टू देखिए 2π इंटू 10⁻³ और बटे में 0.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के पावर ये प्लस में था, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 × पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान देखिए 3.14 होता है। 2 × 3.14 × 10⁻³ और ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 10 से गुणा किया गया, 10 से गुणा ऊपर 10 से गुणा नीचे किए तो दशमलव हटा है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो 10 ये देखिए 10 एक 10 को काटेगा तो 10⁻² बचेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा इक्वल टू 6.28 × 10⁻² बटे में 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग भाग करेंगे तो 1.256
1.256 गुणे 10 की पावर -2। अब इसको हम लोग 1 दशमलव इधर कर देंगे तो ये माइनस भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 12.56 गुणे 10 के पावर -3 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो समीकरण हमको बनाना था, समीकरण देख लेते हैं। तो बीटा नाट बी नाट इक्वल टू होता है ई नाट बटे में सी, ई नाट बटे में सी, ई नाट बटे में सी। ई नाट का मान दिया है 3 गुणे 10 के पावर -7, यहाँ पर देखिए ऊपर दिया है, ठीक है। ई नाट का मान कितना दिया है, 3 गुणे 10 के पावर -7 दिया है। उसके बाद सी का मान आपको पता ही होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के पावर 8 होती है, ठीक ना, 3 गुणे 10 के पावर 8 होती है, तो ये मान रख देना है। तो 3 गुणे 10 के पावर -7 बटे में 3 गुणे 10 के पावर 8 रख देना है। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 8 ये, तो बी नाट इक्वल टू 10 की पावर -7 प्लस गुणे में 10 की पावर -8, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -15 हो जाएगा। तो बी नाट का मान कितना आ जाएगा, 10 की पावर -15। तो ये समीकरण हम लोग जब बनाएंगे तो यहाँ पर जो आपका था ये 3 गुणे 10 की पावर -7, तो जब इसका हम लोग किसका समीकरण, चुंबकीय क्षेत्र का जब समीकरण बनाएंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा, और ये b का जो मान आया 1 गुणे 10 की पावर -15 लिखेंगे, और साइन यहाँ पर जो मान था वही मान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मान था वही मान, और ये किस में बदल जाएगा, टेस्ला में। इसका मात्रक जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सेट नंबर 1 में, जिसका कोड है 346 FS का। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, तो 8 देखेंगे तो उसी में हम लोग को मिलेगा। चलिए उसी में चलते हैं, और इसके बाद ये वीडियो यहीं तक रहेगी, इसी प्रश्न तक हम लोग उस सेट नंबर 1 में चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8, ठीक ना। सिस्टम करते पूछा क्या, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय हम लोग यहाँ पर लिखिए अनुचुंबकीय, ठीक ना। अनुचुंबकीय के लिए लिख लीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी, एक से कम, यानी कि थोड़ी सी यानी कि एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग अनुचुंबकीय कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए प्लेटिनम है, क्रोमियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, और आपका ऑक्सीजन, ठीक ना, आदि इसके उदाहरण है, ठीक ना, आदि इसके क्या उदाहरण। अब देखिए प्रतिचुंबकीय पूछा है तो प्रतिचुंबकीय भी देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय देखिए प्रतिचुंबकीय क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक ना। कहाँ हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। जैसे आपका जस्ता है, बिस्मित है, तांबा है, चांदी है, सोना है, हीरा है, नमक है, जल है, आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। और लव चुंबकीय आपको देख लीजिए, लव चुंबकीय भी है। लव चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे आपका आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इसके उदाहरण है, ठीक ना। तो आपको प्रश्न नंबर 3 तक हम देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 तक क्या किए, कंप्लीट कराए। प्रश्न नंबर 3 तक कंप्लीट हाजिर हो। तो देखिए यहाँ पर विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 10 की पावर -10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो देखिए यहाँ पर उत्तर के लिए जो हम विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो विस्थापन धारा कई बार हम लोग इसको बता चुके हैं, ठीक ना। कई बार हम लोग इसको मतलब ये विस्थापन धारा बहुत बार आई है। अगर विश्वास नहीं है तो हम लोग दिखा देंगे आपको। तो ये देखिए विस्थापन धारा आपका जो है ना सेट नंबर 1 में पूछा हुआ है। सेट नंबर किस में, सेट नंबर 1 में, जिसका कोड है आपका 346 FS, ठीक है। FS में पूछा है प्रश्न आप जाकर देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए इसको हल करने के लिए क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए एक फार्मूला बनता है म्यू, ये है न्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, म्यू नहीं न्यू बोलते हैं। न्यू इक्वल टू होता है सी अपान लैम्डा। सी क्या है आपका, प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य, और ये क्या आपकी आवृत्ति है, ठीक है। तो जब हम लोग लैम्डा बराबर निकालेंगे तो लैम्डा बराबर आपका सी बटे न्यू हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब आपका लैम्डा जो अगर नीचे आएगा तो ये आवृत्ति जो है बढ़ेगी, अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो लैम्डा आपका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी आवृत्ति
लैम्डा कम होगा। कब? जब ये आपकी आवृत्ति जो है न्यू का मान जब बढ़ेगा, इन इन तीनों राशियों में जो सी ए प्रकाश की चाल समान होगी, क्योंकि लैम्डा तरंगदैर्घ्य और वी आवृत्ति जो है हमेशा बदलती रहती है, लेकिन प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, हमेशा 3 × 10⁸ ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहा है आपके कि 10⁻−10 मीटर तरंगदैर्घ्य की x किलो 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6,000 एंगस्ट्राम की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो आपकी कौन सी भौतिक राशि समान होगी? जो सी है आपका 3 × 10⁸ जिसका मान होता है, ये क्या हमेशा समान रहती है। जो आपका सी होता है ना प्रकाश की चाल, ये हमेशा समान रहती है। इसमें आपका आवृत्ति बदल सकती है, लैम्डा का मान बदल सकता है। अभी हम बताएं कि जो आवृत्ति होगी अगर बढ़ेगी तो लैम्डा का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रकाश की चाल है ये कभी नहीं चेंज होगी, ये वही रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख है, समस्थानिक समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए, उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एकदम सही सटीक आंसर देखिए यहाँ पर समस्थानिक, पहले देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक जो क्या है? परमाणु क्रमांक यानी कि क्रमांक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, सोडियम 11 पर है, इस प्रकार से जो नंबर होता है उनका वही परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, कि कितने नंबर पर ये विस्थापित यानी कि रखे गए हैं। ठीक है, स्थान इनका कितना है वह उनका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, इनका जो परमाणु क्रमांक है समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान जो ऊपर दिया रहता है मान ए का मान जो होगा वो क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान जो होगा अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है 1H1 1H2 1H3, ये जो आपके परमाणु क्रमांक है देखिए 1H यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है? 2 हो गया है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है? 3 हो गया है। तो ये क्या हो जाएंगे? समस्थानिक होंगे। ठीक ना, आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए मैं इसी में आपका मतलब पलट लेता हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर संभारिक है, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। जिनके देखिए यहाँ पर क्या क्या है? परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गया, वहाँ पर क्या था? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी, और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या समान हो गई। ठीक है, परमाणु क्रमांक उसमें समान था, इसमें द्रव्यमान समान हो गया, उसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न एक समान था और इसमें भिन्न भिन्न है। ठीक है, बात वही है, लेकिन बस परमाणु क्रमांक द्रव्यमान की जगह ले लिया है, द्रव्यमान जो है परमाणु क्रमांक का जगह ले लिया। ठीक है, बस उतना ही। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संभारिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संभारिक का एक एग्जाम्पल ये है, देखिए 18 आर्गन 40। ठीक है, इसका जो परमाणु भार है 40 है, और जो क्रमांक है इसका कितना है आपका? ये आपका 18 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन इसका परमाणु जो भार है 40 है, तो दोनों का भार क्या हो गया? समान हो गया। दो जब दो तत्वों के जो दो परमाणु के भार समान होंगे और क्रमांक अलग अलग होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक है। मेरी तबीयत थोड़ा सा डीम है, ठीक ना, खराब है, तो इसलिए मैं ऐसे मतलब आवाज़ मेरी सही पता नहीं जा रही है कि नहीं, सर्दी भी हो गई, पता ही चल रहा होगा आप लोगों को, सुन सुन कर रहा हूँ। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सम न्यूट्रॉनिक में देखिए आपका आता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, और Li जो है ये लिथियम का परमाणु भार होता है 7। ठीक है, ये बेरियम इसका जो आपका है 4 परमाणु क्रमांक, भार है 8। देखिए परमाणु जो आपका न्यूट्रॉन निकालने का जो तरीका होता है, इसमें से इसको घटा देंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे 4 बचेगा। इसका कितना न्यूट्रॉन आ गया? 4 आ गया। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ गया, इसका न्यूट्रॉन कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका न्यूट्रॉन जो है सम हो गया। ठीक है, इसका न्यूट्रॉन सम हो गया। तो न्यूट्रॉन सम होने का मतलब क्या हुआ? ये सम न्यूट्रॉनिक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 में से 23 में से 11 घटाएंगे, 23 में से 11 भार में से, और भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे। देखिए 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, और 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो इनका भार न्यूट्रॉन कितना आ गया? 12, और इसका भी 12 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया?
ये आपका सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक ना। सम न्यूट्रॉनिक में यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 4 का गए वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकुलाम के आवेश एक सेंटीमीटर दूरी से विभेदित हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव देखिए वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है यह रचना? वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका देखिए क्या कहा, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह रचना वैद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक ना। इसकी दूरी क्या है? ये एक अल्प दूरी है, ठीक है। एक अल्प दूरी जिसकी लंबाई हम लोग मान है 2l है, ठीक ना। इसी को वह निकाय जिसमें दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये अल्प दूरी से रखे हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, इन दोनों के बीच की दूरी के क्या गुणनफल को, तो यहाँ पर देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में कितना दूरी है? 2l की है। तो 2l की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी की गुणनफल, इनका दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 2l हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इनका 2 गुणे 2l, ये p जो है आपका ये किसमें है? वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर p इक्वल टू 2 इंटू 2l, और इसका मात्रक आपका होता है कूलाम कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या मात्रक होता है? कूलाम इंटू मीटर। इसका मात्रक होता है किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी इसमें का ये क्वेश्चन जो इसमें पूछा था कि वैद्युत ध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में देखिए ये जो आपका Q है और ये Q2, हम इसको मान लेते हैं Q1। यहाँ पर एक ऐसे खाच दिए हैं, ठीक है। इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया। Q1 कितना दिया है? प्लस 20 माइक्रोकुलाम, और Q2 कितना? माइनस 20 माइक्रोकुलाम। और ये एक बिंदु है, ठीक है। बीच में क्या एक बिंदु है जिसकी जो दूरी दी गई थी 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 2l, यहाँ पर 2l तो लगता है, आपको पता है। और यहाँ पर जो ये वाला बिंदु है इसका ई का पता लगाना है, ठीक है, जिसकी दूरी क्या? 1 मीटर। अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये जो Q1 है प्लस 20 माइक्रोकुलाम है, और इसको जब हम लोग कुलाम में चेंज करेंगे तो 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइक्रो कुलाम से कुलाम में चेंज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q2 को उसी प्रकार से हम लोग कर देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कुलाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2l इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मानते हैं 2l जो है इसकी दूरी कितना? 1 सेंटीमीटर दिया है। तो 2l इक्वल टू कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज किए, ठीक है ना। आर बराबर जो दूरी दिया है, कितना आर बराबर दूरी है? 1 मीटर है। यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर आपका आर बराबर 1 मीटर दिया है। ई बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? देख लीजिए ई बराबर होता है आपका 1/4πε0 2p अपान में r का q, यही फार्मूला होता है ना आपका। तो ये फार्मूला आपका लगा देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से देखिए p का मान निकालेंगे। p का मान तो दिया नहीं, p का मान यहाँ से निकालेंगे। p बराबर आपका क्या होता है? q इंटू 2l इंटू क्यू होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लिए। अब देखिए q का मान आपका, देखिए q का मान रखेंगे यहाँ पर 20 गुणे 10 के पावर माइनस 6, और 2l का मान है 1 गुणे 10 के पावर माइनस, यहाँ पर देखिए 2l बराबर आया 1 गुणे 10 के पावर माइनस 2 आया है। तो यही मान हम लोग क्या किए यहाँ पर
रख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए -6 -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -8 हो गया। 20 उसी तरह है और 2 कर लेंगे और एक जीरो यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर 10 के पावर -7 बचेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, P बराबर 2 गुणे 10 के पावर -7 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस फार्मूले पर सबका मान रख देंगे तो 1 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ये याद रखिएगा, ये आपको परीक्षा में याद रखना है कि जितना मान किसका होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। पी का मान आपका 2 गुणे 10 की पावर -7 आया। आर का मान जो आपका 1 था तो आर के पावर 3 हो जाएगा क्योंकि आर क्यूब में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 दूनी 18 दूना के 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब देखिए 10 की पावर 9 है -10 की पावर 7 है तो यहाँ पर देखिए 9 में से 7 घटेगा तो 10 की पावर 2 बचेगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.6 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग किस में चेंज किए, वैज्ञानिक संकेत में चेंज कर दिए हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉरी, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। समझाइए। दो वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है। तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर में अंतर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर पूछा है तो अंतर एकांक आवेश को पूरे परिपथ में से सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक ना, परिपथ में सेल सहित रहेगा यहाँ पर, सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जबकि किसी परिपथ दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच में क्या कहते हैं, इसको टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल देखिए यहाँ पर आपका वो हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया है उसका ई बराबर जो दिया है 2 वोल्ट दिया है और आर बराबर 3.9 ओम दिया है। आप जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है। ठीक ना, आई बराबर देखिए कितना दिया है 0.5 एम्पियर दिया। आर का मान निकालना है तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका एक आई बराबर एक फार्मूला होता है कैपिटल ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर का मान तो यहाँ पर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल आर का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला को हम लोग इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर में क्या हो जाएगा आई इंटू ई अपान आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई अपान आई हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला देखिए यहीं से आया है, आर प्रतिरोध बराबर वोल्ट धारा। ठीक ना, वोल्ट बटे धारा से आया। ठीक है, तो आई बराबर वी अपान आर हो गया, आई बराबर वी अपान आर। तो आर में स्मॉल आर यहाँ पर ऐड हो गया तो वी जो आपका होता है वी ई होता है तो ई अपान आर प्लस स्मॉल आर आ गया। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, कुछ ना कुछ फार्मूला तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो 3.9 आ गया, प्लस में ये आर है। फिर उसके बाद आई का मान रखे, ई का मान रखे, आई का मान रखे। तो ई का मान आपका 2 वोल्ट दिया था और जो आई का मान था 0.5 था। तो दशमलव को हटाएं तो यहाँ पर 0 लगाए हैं, 0 लगेगा ना, यहाँ पर 0.5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.9 प्लस में आर बराबर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर आर बराबर निकालेंगे तो 4 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस में -3.9 हो जाएगा। तो आर बराबर 0.1 आपका ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का अंगा वाला। दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो क्या लिखे हैं,
दो पतले उत्तल लेंस यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक ना, परस्पर एक मतलब सटे हुए रखे हुए हैं, L1 L2 है, ठीक ना। इस प्रकार से ये वस्तु है, आपका वस्तु है, और ये आई जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इसका, ठीक ना, आई, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है आई डैश पर, ठीक है। माना हमारे पास यहाँ पर एक मान लेना आपको कुछ ना कुछ हिंदी में लिख लेना रहता है, ठीक ना, कुछ ना कुछ लिख देंगे तो नंबर जरूर मिलेगा। माना हमारे पास दो पतले लेंस L1 व L2 है, जिसका मुख्य अक्ष एक ही काम कर रहा है, ठीक ना, एक ही जो मुख्य अक्ष है इसका एक ही काम कर रहा है। यदि L2 लेंस ना हो तो L1 के वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। L1 का ये जो वस्तु ना हो तो L1 का जो L2 का जो ये L2 का है तो ये कहाँ बनेगा, आई डैश पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, ये आई डैश पर बनेगा। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, तो ये आपका लेंस के सूत्र से चलेंगे। किससे चलेंगे, लेंस के सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस में 1/u। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। प्रतिबिंब आई डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर क्या, आई पर बनाता है, ठीक ना। लेंस L2 आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है, आई पर बना रहा है। आप फिगर में देखिएगा आई पर बनाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/f2 बराबर में 1/v माइनस 1/v1, ठीक है। ये इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 दोनों को जोड़े, 1/f1 और 1/f2 को जोड़ दिए, बराबर में 1/v1 माइनस में 1/u, और इसको जोड़ेंगे 1/v माइनस में 1/v1। तो 1/v1 से 1/v1 गया, माइनस में था प्लस में था, कट गया, ठीक है। 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर में 1/f मान लेते हैं। इन दोनों के बराबर में क्या मान लिए, 1/f मान लिए। तो 1/f बराबर इतना हो गया। तो एक लेंस दूसरे के समान रखने पर, तो जब एक लेंस दूसरे के समान रखेंगे तो F2 इक्वल टू माइनस F1 होगा, और 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो F2 का मान कितना आ गया, F2 का मान कितना आया, माइनस F1 आ गया। तो यहाँ पर माइनस F1 रखेंगे ना, तो माइनस F1 क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देगा। तो यहाँ पर 1/f1 ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा, कट गया, क्या आ गया, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/f इक्वल टू जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो। तो F इक्वल टू 1/0, यानी कि 1/0 का मतलब अगर जीरो किसी में भाग करेगा तो उसका मान अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर 1 यहाँ पर जीरो, ऊपर जीरो रहता, नीचे कुछ भी रहता तो उसका मान जीरो होता, ठीक है। उसका मान कितना होता है, जीरो होता। अगर जीरो नीचे है और ऊपर कौन संख्या है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मान आ जाएगा। कितना मान आएगा, इनफाइनाइट। तो F इक्वल टू अनंत आएगा, ठीक है। अतः संयोजन एक समतल कांच की प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। जो संयोजन पूछा था ना, वो कैसा व्यवहार करेगा, एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि जो समतल प्लेट का उसमें अनंत तक दिखाई देता है, अनंत दूरी तक दिखाई देता है, ठीक है। या तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पर देखिए क वाला है, कह रहा है कि तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरंगों के बीच व्यतिकरण आवश्यक शर्तें क्या है। दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। दोनों क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। यहाँ पर दोनों रहेगा, ठीक है, यहाँ पर दोनों लिख लीजिएगा। दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। दूसरा है दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। तीसरा है दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। चौथा इसमें दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। कलापन स्रोत देखिए, कला संबद्ध स्रोत भी पूछा है, तो इसमें देखिए दो ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। दो ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश के बीच कलांतर क्या नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत एक ही मूल
स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। जो आपके कला संबद्ध स्रोत होते हैं कैसे प्राप्त किए जाते हैं, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसमें देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन और सूत्र लिखने के लिए कहा है। इसको कम से कम कहना चाहिए था सूत्र विस्थापित कीजिए या व्यंजक निकालिए, ठीक ना। तो ये सूत्र होता है U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। इतना ही लिखने के लिए कहा है, लेकिन हम आपको पूरा करा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पढ़िए, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। आप अंशाल पेपर में भी देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, ठीक है। लिखने के लिए कहा है, लेकिन ये लिखने के लिए तो हम इतना ही लिख देंगे, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन 3 नंबर का पूछा है तो हमें उसको पूछना चाहिए था कि संतुलित कीजिए या फिर ये पूरा आपका विस्थापित कीजिए फार्मूला को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माना कि एक चुंबकीय द्विध्रुव चुंबक क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इस स्थिति में द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जे ताऊ इक्वल टू जे, इसको बोलना ताऊ इक्वल टू एम बी साइन थीटा है, ठीक है। इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य देखिए, जब इसको डी थीटा घुमा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू ताऊ इंटू डी डी थीटा, और डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक ना। और थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, अब थीटा 1 से थीटा 2 में घुमाएंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू ये क्या समाकलन कर देंगे, थीटा 2 ऊपर थीटा 1 नीचे, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी को हम लोग आगे ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी थीटा और ये समाकलन थीटा 1, ठीक है, थीटा 2 थीटा 1, ठीक है। और ये साइन थीटा और डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा कोष्टक है, ये माइनस लगेगा, माइनस कॉस थीटा, और ये कोष्टक के ऊपर थीटा 2 और थीटा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा 2 थीटा 1 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार थीटा 2 और थीटा 1 है, तो यहाँ पर माइनस को हम लोग आगे ले लिए, तो डब्ल्यू बराबर माइनस, और ये क्वेश्चन में कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1, और यम भी जो था यम भी यहीं पर, यहाँ पर लिखिए चाहे यहाँ पर लिखिए, बात एक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बराबर एम बी कॉस थीटा 1, क्योंकि ये माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये वाला आगे आ गया, देखिए कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया, ठीक है। यही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे संचित होता है, देखिए U इक्वल टू एम बी, हम लोग अब W की जगह पर U भी लिख सकते हैं, U इक्वल टू एम बी, और वहाँ पर U लिखा था, यहाँ पर हम W लिखे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग U कर लेते हैं, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी, और ये क्वेश्चन में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा, और थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तब वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जब हम लोग मानेंगे थीटा 1 इक्वल टू 90 अंश और थीटा 2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तब लोग वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में ऊर्जा उसकी देखेंगे, तो U इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एम बी, और कॉस जो थीटा 1 था उसका 90 डिग्री, और इसको थीटा 2 को हम लोग कॉस थीटा मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये आपका जो फार्मूला हम लोग आगे लिखे थे वही फार्मूला सिद्ध होकर के आ गया, ठीक ना। कम से कम इतना बड़ा ये क्वेश्चन होना चाहिए था। जो 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आता तो इतना बड़ा आता, वो लिखने के लिए कह दिया था, वो गलत दे दिया था प्रश्न, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है। यहाँ देखिए प्रकाश के ध्रुवण के लिए आप लोग किस सीट नंबर 2 का प्रश्न नंबर 5 का घ देखें, ठीक ना। कौन सा प्रश्न नंबर 5 का घ देखेंगे, उसमें आपको प्रकाश के ध्रुवण के लिए हेडिंग लगा के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं, ध्रुवित प्रकाश, ये क्या है, एक ध्रुवित प्रकाश है, इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे, ये ध्रुवित प्रकाश है, और ये समतल ध्रुवित प्रकाश है कि समान, मतलब एक समान है, ठीक है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। एक इधर जा रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इनमें मतलब एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये समतल ध्रुवित, ये समतल में है, ठीक है, समतल में है तो समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, और ये अध्रुवित है, ठीक है, ये समतल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर आपको बना लेना, हम लोग आगे चलते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ध्रुवण प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है, तो यहाँ पर ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, बस इतना लिखना है, ध्रुवण प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का ग देखिए, ग देखिए ग, तो यहाँ पर देखिए अथवा है, ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए चालक, पहला चालक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त पर्याप्त संख्या पाई जाती है तथा उनमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाती है। उसमें धारा प्रवाह क्या होती है, सरलता से हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए Ag है, Cu है, Al है। ठीक है ना, ये क्या है, सिल्वर है आपका, Cu क्या है, कापर है, ये आपका Al एल्युमिनियम है आदि। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड Cb, जो बैंड होता है Cb, इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड Vb एवं चालन बैंड Cb या फिर तो परस्पर परस्पर ओवरलैप्ड होते हैं या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg लगभग नगण्य होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। अचालक में देखिए क्या लिखना है, ये ऊर्जा बैंड के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं, अतः इनमें धारा प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण लकड़ी, कांच, हीरा, एबोनाइट। ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर देखिए अचालक वे पदार्थ है जिनमें संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हुए तथा चालन बैंड Cb जो है पूर्णतः रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद अर्धचालक देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं तथा चालन बैंड जो Cb होता है पूर्णतः रिक्त होते हैं, परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप लोग को नोट बना लेना है इसका बढ़िया से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 5 का घ, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीच गणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए, इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है ये भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक परिपथ दिया गया है, यहाँ पर एक परिपथ धारा प्रवाहित धारा है, इसमें जो यहाँ पर देखिए 200 और यहाँ पर माइक्रोफैरड 15 माइक्रोफैरड है और 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान दिया गया है, तो मान देखिए दिया है, क्या दिया, R बराबर 200 ओम दिया है, C बराबर 15 माइक्रोफैरड दिया है और इसको माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो 15 × 10 के पावर -6 होगा, फैरड में हो जाएगा। और V बराबर आपका 20 वोल्ट दिया है, यह बराबर कितना दिया है आपका 50 हर्ट्ज दिया है। तो यहाँ पर देखिए RC प्रतिरोध के लिए प्रतिबाधा, जब RC के लिए लेंगे तो R और C, देखिए RC के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू रूट में R² + C² होगा। ठीक है, फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए XC बराबर होता है 1/WC बराबर, इसके बराबर क्या होता है 1/2πfc होता है। ठीक है, इसके बराबर ये फार्मूला होता है 1/2πfc। तो इस पर हम लोग क्या रखेंगे, फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और पाई का मान रखे 3.14 गुणे ये फैरड है 15 × 10 के पावर -6 FC है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 2 गुणे ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और यब का मान कितना आया था 50, तो हम लोग 50 तो यहाँ पर नहीं रख, लेकिन यहाँ पर रख दिए। ठीक है, 50 यहाँ पर रख दिए और 10 की पावर -6 है तो 10 की पावर -6 को ऊपर लेकर जाएंगे और ये 100 लिख दिए हैं। 10 के पावर -6 में से +6 हो गया था, 10 के पावर 4 लिखे और 200 यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, 100 यहाँ पर लिख दिए यार, गुणा करने के लिए, काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 से काटेंगे, 50 दूना के 100 होता है, 2 से काटेंगे इसको फिर 3.14 ही आएगा, वही आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 10 के पावर 4 बचा, तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर 4 3.14 गुणे 15 हो जाएगा, 15 गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको 100 में लिख लिए, 100 और 100 गुणे जो 10 के पावर 4 था इसको 100 × 100 में लिख लिए काटने के लिए। तो 20 से काटेंगे, 20 × 5 = 100 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 आ गया यहाँ पर। 5 से काटे, देखिए 5 से काटे 5 × 3 = 15 और 5 से काटें 20 बार गया।
बात सही है ना। फिर यहाँ पर 2 से 20 से मल्टीप्लाई किए तो 2000 आ गया, और नीचे आपका ये मल्टीप्लाई किया 3 तरीके 9, 9.42 आ गया। अब देखिए इससे जब हम लोग इसमें भाग करेंगे तो एक्स सी इक्वल टू 21, ये देखिए 212.3 ओम आ गया। कितना आ गया? 212.3 ओम। अब देखिए जेड बराबर हम लोग जब निकालेंगे, जेड बराबर, तो सी का मान कितना आ गया? 212.3 आ गया, और आर का मान 200 है तो 200 का स्क्वायर, 212.3 का स्क्वायर। तो इसमें आप लोग इसका स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा, जो मान आएगा यहाँ पर रख लीजिएगा, ठीक है। ओम हो जाएगा इतना ओम आपका आ जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम जेड का मान नहीं निकालें, ठीक ना। आप लोग जेड का मान निकाल लीजिएगा, सब हम ही करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, इसके बस लोगन खैबा है। देखा पहले आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपान जेड। जेड का मान जो भी आएगा यहाँ पर रख लेना। वी का मान 220 दिया, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो आई का मान आपका आ जाएगा 0.75 एम्पियर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 0.75 एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जब 0.75 एम्पियर आ गया तो अब देखिए वी आर इक्वल टू आई आर, वी आर इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, आई आर का मान रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, वी को इधर लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए आई का मान रखें 0.75, और वी का आर का मान रखें 200। ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। 100 से 2 0 गया, 2 बचा 75, गुणे 2 करेंगे 150 वोल्ट आएगा। वी आर का मान कितना आ गया? 150 वोल्ट आ गया। और देखिए इतना आ गया। अब वी सी का मान निकालेंगे। वी सी बराबर होता है आई इंटू सी। आई का मान कितना आया? इतना आया था 0.575। तो यहाँ पर मान रखेंगे, और सी का मान कितना आया था? 212.3 आया था, आपको पता होगा, पीछे आया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी इक्वल टू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 159 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 159 वोल्ट। बीजगणितीय योग देखिए यहाँ पर अब करेंगे हम लोग। बीजगणितीय योग पूछा था, तो बीजगणितीय योग ऐसे होता है। देखिए वी आर प्लस वी सी, वी आर प्लस वी सी जोड़ देंगे तो 150 प्लस 159। ये देखिए वी आर कितना है? 150 है, और वी सी कितना है? 159 आया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 309 वोल्ट, ठीक ना। और कितना दिया था उसमें? 220 वोल्ट दिया था। यहाँ पर देख लीजिए, अरे फार्म यहाँ पर देखिए चित्र में 220 वोल्ट दिया है ना, 220 वोल्ट दिया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये देखिए 309 वोल्ट 220 से ज़्यादा है, तो इधर को हम लोग ग्रेटर देन लगा देंगे। 309 ग्रेटर देन 220 वोल्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि वी आर तथा वी सी एक दूसरे के 90 अंश पर होते हैं, तो ये क्या होता है? ऐसा ही होता है। क्या होता है? कैसा होता है? इसमें अंतर क्यों होता है? क्योंकि वी आर तथा वी सी एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते, इसलिए इसमें अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 का अंगा है। बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखी। इनके संकल्पनाएं बहुत बार आ चुका है। देखिए सेट नंबर 1 में आया, प्रश्न नंबर 6, कोड नंबर है 346 FS, ठीक है ना। जाकर देखिए उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग होगी, नहीं तो हम ये वाला जो आपका सेट नंबर 1 में क्वेश्चन हम दिखा देते, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 तक ये हो चुका। एक क्वेश्चन है कि देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक ना। संबंध ज्ञात करना है दोनों के बीच। और देखिए परावैद्युत पदार्थ पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ वह होते हैं जिसके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता से बद्ध होते हैं, यानी कि जिसके अणुओं में जो आपकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के दृढ़ता से के साथ किससे? दृढ़ता से बद्ध होते हैं, यानी कि बधे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कांच है, मोम है, अभ्रक है आदि, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हम दिए हैं। उसके बाद देखिए विद्युत धारणशीलता क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारणशीलता किसी पदार्थ की विद्युतशीलता यह बताती है कि यह पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना ध्रुवित हो सकता है। यदि यह पदार्थ सामान्य से अधिक ध्रुवित होता है, इसके अंदर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। फलस्वरूप पदार्थ में विद्युत फ्लक्स की मात्रा घट जाती है, ठीक है। विद्युत धारणशीलता इसको आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सापेक्ष विद्युतशीलता, तो इसमें सापेक्ष विद्युतशीलता भी पूछा है। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक
अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक ना। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक अथवा सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। दोनों के बीच संबंध देखिए क्या होता है, दोनों के बीच संबंध देखिए, हम जानते हैं कि D इक्वल टू होता है E एप्सिलॉन नॉट प्लस P, ठीक ना। समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंगे तो D इक्वल टू होगा E, और ये क्या होता है E एप्सिलॉन है, ये नाट नहीं लगेगा, ठीक है, E एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू हो जाएगा EXE, ठीक ना, EXE। तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए, ठीक है, ये किसके लिए है, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए डी व पी के मान समीकरण 1 में रखने पर डी और पी का मान देखिए क्या आया था। यहाँ पर देखिए ये था पी का मान और ये था डी का मान। अब ये समीकरण 1 था तो यहीं पर मान रखेंगे, तो ये पी है तो पी बराबर इतना है, तो पी का मान यहाँ पर रखेंगे, डी का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई ई एप्सिलॉन हो जाएगा और ई एप्सिलॉन नॉट है प्लस ई एक्स ई हो जाएगा, क्योंकि पी का मान इतना आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई एप्सिलॉन प्लस ई यहाँ पर क्या कर लिए, यहाँ पर देखिए ई कामन मिला, ई कामन ले लिए, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्या बचा, एक्स ई बचा, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट और कोष्टक में 1 प्लस एक्स ई अपान में ई नाट, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नाट को कॉमन लिया गया है तो यहाँ पर एक बचेगा, और यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बट्टे में आ जाता है, ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नाट होगा, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नाट से तो एप्सिलॉन नाट कट जाएगा, तो ये एक्स ही बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एप्सिलॉन है, यहाँ पर एप्सिलॉन नाट बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नाट, और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में एक्स ई अपान में एप्सिलॉन नाट। माना यहाँ पर देखिए, मान लीजिए 1 प्लस एक्स ई अपान में एप्सिलॉन नाट बराबर के हो जाता है, ठीक ना, परावैद्युतांक। तो यहाँ पर मान लेते हैं के, तो ये क्या इसके बराबर क्या रख देंगे, के रख देंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नाट, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नाट बराबर के, आपका यही आपका इसमें संबंध होता है, ठीक है। संबंध निकाल दिए, बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया यहाँ पर अथवाला, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर माइनस क्यू है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। तार के अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है, ठीक है। सब यहाँ पर दिया हुआ है मान, आपका मतलब आपको बस फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, आप समीकरण नंबर 1 मान लेना है। देखिए धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, ठीक है। वहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है ए है, ठीक है, ए मान लीजिए, तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मानेंगे ए, और जब इनकी इलेक्ट्रॉनों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मानेंगे, n मानेंगे, तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग आपका vd, अनुगमन वेग को किससे दर्शाते हैं, vd से दर्शाते हैं। तो 1 सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n इंटू ए इंटू वी होगी, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुण में अनुगमन वेग, ठीक है। यहाँ पर देखिए टी सेकेंड में तार के, मतलब सेकेंड में तार के, देखिए तार के लिए हम लोग लेते हैं इसकी, यही चीज लिखना है, ठीक है ना। सेकेंड में तार के लिए क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ टी सेकेंड, जब टी लेंगे तो यहाँ पर टी रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख दिए, टी रख दिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए अतः टी सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला वह आवेश जो है क्यू होगा। क्यू बराबर क्या आएगा, n इंटू ई होता है। क्यू बराबर क्या है, n इंटू ई, और ये जो आपका अनुगमन वेग है और काट का क्षेत्रफल है सब यहीं पर है। देखिए n a v d और ये ई है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n a v d, और यहाँ पर t जो टाइम लिए थे उसके लिए t यहाँ पर, और ये ई हो जाएगा।
क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये क्यू का मान जो है समीकरण 1 में क्यू की जगह पर रख देंगे, तो क्यू की जगह पर ये रखेंगे और टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा। टी से टी क्या होगा, कैंसिल हो, बचेगा क्या, आई बराबर बचेगा आपका एन ए वी डी और ई बचेगा। ठीक है, ई बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यल बराबर 3 मीटर दिया है, देखिए यहाँ पर सवाल में दिया है आपका। ठीक है, मैं आपको सवाल में दिखा दूंगा अभी क्या दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए तीन, लंबाई कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। ठीक ना, लंबाई दिया है 3 मीटर, घनत्व दिया है इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना दिया है। और यहाँ पर देखिए आपका एन बराबर 8.5 गुणे 10 के पावर -28, -28 है यहाँ पर, देखिए +28 है, ये गलती हो गई है। ठीक है, +28 है। और ये देखिए इसका मान निकालना, ए बराबर आपका 2 गुणे 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर दिया, ए बराबर 3 एम्पियर दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे वी डी इक्वल टू आई अपान एन ए ई, जो अभी फार्मूला निकल के रहा है उसी फार्मूले को हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन, आई का मान 3 दिया है और एन का मान आपका ये दिया है और ए का मान 2 दिया है क्षेत्रफल, और ई का मान आपका होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ये होता ही है। ठीक है, और वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कुछ नहीं किए, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 17.0, और ये जो आपका 1.6 है तो ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर 0 बढ़ेगा, दशमलव हटाएंगे, और यहाँ पर जब ये घटाएंगे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस, ये देखिए -19 -6 कितना, -25 हो जाएगा। 25 में से ये जाएगा कितना, तो बचेगा 28। ठीक ना, तो यहाँ पर अरे 28 में से 25 जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। 3 बचा ना, 3 बचा। अब देखिए 3 बचा, अब ये 3 को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, 10 के पावर -3 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 272 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फार्मूले से हम लोग चलेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर देखिए वी डी आया कितना, वी डी इक्वल टू 0.1 गुणे 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको हम हल किए तो कितना आ गया, 0.11 गुणे 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम लोग टी बराबर एल अपान वी डी से चलेंगे। यहाँ पर देखिए दूरी को एल से और चाल को वी डी से दर्शाएंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान वी डी। तो यहाँ पर एल का मान कितना दिया था, आपका 3 मीटर दिया था, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, दशमलव हटा करके 0 ऊपर बढ़ा दिए। तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, 2 0 लग गया, 300 हो गया। 300/11 गुणे 10 की पावर -3, इतना आ गया। अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 आपका हो जाएगा। तो अब इसको 11 से हम लोग काटेंगे, 27 बार में जाएगा, 27.2 गुणे 10 की पावर 3 आ गया। अब इसको हम लोग ये दशमलव इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस की संख्या बढ़ेगी, और टी बराबर 2.72 गुणे 10 के पावर 4 हो जाएगा। ये सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए बात, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक फिगर बनाए, फिगर में देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर आपका वाई अक्ष है, यहाँ पर आपका जेड अक्ष है, और यहाँ पर आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपका आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू है, और यहाँ पर जो थीटा है वी कॉस थीटा है। ठीक ना, ये वी है और ये कॉस थीटा है, और यहाँ पर जो आपका इधर है ये वी साइन थीटा है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको, और इधर से आपका फोर्स, ये फोर्स लग रहा है एफ का। ठीक ना, अब कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। उसके बाद देखिए कुछ हमको इस फिगर के बारे में लिखना है, कुछ अगर देखिए आप कभी फिगर बनाएंगे एग्जाम में तो फिगर के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा ही लिख देना, लेकिन लिख देना उसमें। ठीक है, तो माना कोई आवेश प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी, वेक्टर बी में क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है। तो यहाँ पर देखिए माना कोई आवेश जो प्लस क्यू, ये प्लस क्यू आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र पर क्या कर रहा है, बीटा बीटा थीटा कोण पर गतिमान, थीटा कोण पर क्या, ये देखिए थीटा कोण है ना, इस पर क्या है, गतिमान है। ठीक है,
तब आवेश पर बल जो लगेगा, तब आवेश पर बल जो लगेगा, जो ये वाला ऊपर जो गया था एफ बल जो है वो क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके वी साइन थीटा के। एक बार इसके प्रोपोर्शनल होगा वी साइन थीटा के, एक बार आपका क्यू के प्रोपोर्शनल होगा तो एफ प्रोपोर्शनल क्यू हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल क्यू हो जाएगा। एक बार बी के हो जाएगा तो एक बार हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2, 1, 2 और 3 को मिलाने पर दोनों को तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा क्यू इंटू बी। तो यहाँ पर देखिए क्यू इंटू बी ये सब हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल किसके, वी साइन थीटा क्यू बी के। ठीक है, उसके बाद जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ नियतांक लगाना पड़ेगा। नियतांक के रूप में हम लोग के को ले लेते हैं। क्या लेते हैं, के लेते हैं। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वी बी साइन थीटा, बी को हम लोग इधर, क्यू को इधर लेकर आ गए हैं। ठीक है, अब के इक्वल टू जब 1 मानेंगे तो क्यू इक्वल टू जो आपका परावैद्युतांक है क्यू के इक्वल टू 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सदिश रूप में अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू, क्यू बाहर आ जाएगा और वेक्टर वी इंटू डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हट जाएगा। ठीक है, बल की दिशा वेक्टर वी तथा वेक्टर बी दोनों के लंबवत होगी। जो आपका ये आया है एफ इक्वल टू ये वेक्टर वी और वेक्टर बी आया है तो ये बल की दिशा किधर होगी, वेक्टर वी तथा वेक्टर बी के दोनों के लंबवत होगी। क्या होगी, लंबवत होगी दोनों के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। तो बल का परिमाण बता दिए ना, क्या होगा, गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य पर टिप्पणी लिखिए। अब उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर देखिए यहाँ पर आवेश जो है, आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। ठीक ना, जो आवेश है वहाँ पर वो किसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अंश लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 0 अंश लेंगे। और यहाँ पर एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी वी साइन, और यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो यहाँ पर 0 का मान रखेंगे तो यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, सबकी मल्टीप्लाई अगर 0 से होगी तो सबका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए आवेश की गति की दिशा एफ की दिशा के 90 डिग्री है, अतः चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य शून्य होगा। ठीक ना, जब आवेश की गति की जो दिशा होगी एफ जो 90 डिग्री होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का जो उसके द्वारा कार्य किया गया होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 का अथवा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 का अथवा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम दिया है। ठीक है, तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकेंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम लोग जो पूछा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग कुछ लिख लिए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए यदि किसी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग चुंबकीय प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे हम लोग चुंबकीय प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरित धारा कहते हैं, तथा यह सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, यदि किसी कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे चुंबकीय प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसे चुंबकीय प्रेरित धारा कहते हैं, तथा यह सिद्धांत वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के
प्रथम नियम, फैराडे के प्रथम नियम उसमें पूछा है, तो फैराडे का प्रथम नियम से हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। जो आपका जो ये प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम है, इसको हम लोग कौन सा नियम, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। जो आपका होता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पूछा है, ठीक ना। तो इसमें द्वितीय नियम भी पूछा है, तो देखिए द्वितीय नियम क्या है। किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। जो आपका द्वितीय नियम फैराडे का, इसे लेंज का नियम क्यों कहते हैं, किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। दिया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 × 10 की पावर -2 से हमेशा मल्टीप्लाई करते जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर है, अब मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देने का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये आर बराबर आपका दिया है 2 ओम, और एन बराबर जो फेरों की संख्या दिया है 500 दिया है। बी बराबर जो आपका दिया है चुंबकीय क्षेत्र, ये 3 × 10 की पावर -5 टेस्ला दिया है। डेल्टा टी का मान दिया है 0.25 सेकेंड दिया है। ई का मान निकालना है, आई का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले से हम लोग चलेंगे। ए बराबर आपका होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का देखिए ए का मान यहाँ से निकालेंगे हम लोग ना, ए का मान निकालेंगे यहाँ पर। देखिए पाई का मान होता है 3.14, आर का मान आपका कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान दिया है 10 × 10 की पावर -2, ठीक है, यहाँ पर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3.14 × 10, ये 10 जो है 100 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर होगा 100 होगा, और ये इसका पावर पावर गुणा हो जाता है, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 314, क्योंकि 100 से गुणा करें 10 हट जाएगा, तो 314 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक फार्मूला आपका होता है, क्या होता है यहाँ पर, एक बार cos 0 अंश बराबर 1 होगा, और cos 180 अंश बराबर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, ये माइनस। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला है cos φ1 बराबर बी ए cos 0 अंश बराबर में बी ए क्यों लिखे हैं बराबर में, क्योंकि cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो बी ए ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए Q2 का मान रखेंगे, तो यहाँ पर बी ए cos 180 अंश। अब देखिए ये Q2 नहीं है, φ2 है, φ2 बराबर बी ए cos 180 अंश। जब 180 अंश का मान रखेंगे तो 180 अंश का मान माइनस होता है, -1 होता है, तो माइनस होगा, तो ये माइनस बी ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है डेल्टा, यानी कि डेल्टा फाई बराबर होता है φ2 - φ1, यानी कि φ2 में से φ1 को घटाना है, तो φ2 का मान देखिए माइनस में है, φ1 का मान आपका प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -बी ए यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, तो -2ab हो जाएगा, 2ba हो जाएगा, ठीक ना। क्या जाएगा, -2ba हो जाएगा। अब देखिए ई इक्वल टू आपका जो फार्मूला है आपका ई इक्वल टू, जो ई का मान निकालना है हमें, ई बराबर क्या होता है, आई एन माइनस एन डेल्टा फाई अपन में डेल्टा टी। अभी ये फार्मूला उधर हम लोग देखें तो -n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी देखें। अब देखिए यहाँ पर n जो है फिर एक संख्या रखेंगे, और 2ba इसका मान है फाई का, और यहाँ पर डेल्टा टी देखते हैं अभी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 को हम लोग आगे लेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ई बराबर 2 हो जाएगा एन बी ए अपान में डेल्टा टी का जो 0.25 मान दिया यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो 2 हो गया। और फेरों की संख्या 500 है, उसके बाद बी का जो मान दिया है 3 × 10 की पावर -5 दिया है, जो टेस्ला में दिया है, और यहाँ पर ए का मान आपका कितना आया था, 314 × 10 की पावर -4, ठीक ना, गुणे में 100, गुणे में 100। अब देखिए 100 क्यों यहाँ पर लिखे हैं, 100 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर से दशमलव हटाएं, ठीक ना, 2 अंक पर था दशमलव, तो 2 अंक पर दशमलव हटाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 25 से हम लोग 5 से काटेंगे इसको, या तो 25 से काटेंगे तो डायरेक्ट ये कटेगा,
20 बार में, यानी कि 25 दूना के 50, 25 दूना 50 और एक जीरो बचा तो जीरो लिख लिए। उसके बाद देखिए दिख नहीं रहा सही से, तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसका तो ये 60 हो गया, कितना हो गया 60, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 628 होगा, ठीक ना। 314 गुणे 2 करेंगे 628, 20 गुणे 3 करेंगे तो 60, और ये -5 है, -4 है, और ये +2 इसका होगा। तो यहाँ पर +2 का मतलब -2 बचेगा, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा है, सब कट गया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, देखिए इतना आ जाएगा, और एक जीरो से ये एक थे माइनस वहाँ हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻6 बचेगा, 10⁻6, और इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 3868, ठीक है। अब इसको हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो ये 1 2 3 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 3 थे, और प्लस बढ़ेगा तो माइनस घटेगा, ठीक है। जब प्लस की संख्या बढ़ती है तो माइनस की संख्या घटती है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे 3, तो यहाँ पर से घट जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ई बराबर 3.868 गुणे 10⁻³ वोल्ट, ये आपका ई का मान आ गया। और आपका जो आई का मान निकालना था, अब हम लोग यहाँ पर आई का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर आई का मान निकालें, देखिए ओम के नियम से, किस नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है आई इक्वल टू सी बटे में आर, ठीक है, सी बटे में आर। तो यहाँ पर सी का मान कितना होता है आपका, 3 गुणे 10 के पावर, मैं ही लिखा हूँ, मैं ही भूल गया था, ये ई है, ठीक ना, ई है, ई क्या है, ई है। तो ई है, ई का मान कितना है, 3.8 गुणे 10⁻³ आया है, ई का मान आया, अभी अभी निकालें, अभी आया जो, इसी को रख देंगे। और आर का मान दिया था 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। उसके बाद आपका ये आपका भाग करेगा इसमें, तो 1.2, 1.9 बचेगा, तो 2 बचेगा, 1 और 18 हो जाएगा, 2×9 = 18, तो 1.9 गुणे 10⁻³ तो यहाँ पर आई इक्वल टू हो जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। झिर्री से प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम लेकर आ गए। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं है, अगर ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 3 साल का फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर मैं हल करके दे रहा हूँ, और आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें 5 साल का आपको मिलेगा, और बायोलॉजी का भी 1-2 साल का मिल जाएगा, ठीक है, 100 रुपये में। और यहाँ पर देखिए पहला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और देखिए एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए इसको, एकल पतली झिर्री से प्रकाश का विवर्तन। देखिए माना यस प्रकाश स्रोत से माना यस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है, ठीक ना, क्या रखा है, L1 रखा है, जिसके फोकस पर प्रकाश स्थित है। अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें L1 लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा अवरोध या द्वारक AB से गुजरती हुई द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती हैं। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष पर स्थित देखिए स्थित फोकस पी ओ कहिए चाहे P0 कहिए पर फोकसित कर देता है तथा इसकी फोकस पर पर्दा वी डैश रखा है, ठीक ना, क्या रखा है, वी और वी डैश रखा है। अतः पी ओ पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि पी ओ पर ए तथा बी के द्वारा पहुंची प्रकाश तरंगों का पथांतर शून्य होता है, ठीक ना। क्यों, देखिए पी ओ पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है, क्यों, क्योंकि पी ओ पर ए तथा बी के द्वारा पहुंची प्रकाश तरंगों का पथांतर शून्य होता है। इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र आपका होता है x इक्वल टू लैम्डा डी अपान में ई, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, ये लैम्डा है, ये डी है, ये अपान में ई ई है, सॉरी। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट को
कि रेखी चौड़ाई अगर कहा, अगर रेखी चौड़ाई कहेगा तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा कि 2x 2 लैम्डा d/e, ठीक ना, 2x 2 लैम्डा d/e। ये अगर कहेगा रेखी चौड़ाई का सूत्र तो ये लगाएंगे, और चौड़ाई का सूत्र तो ये लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेट नंबर 1 में कि 2 में ये एकल पतली झिर्री वाला हुआ, वहाँ से आप लोग फिगर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारक 3 प्रमुख कारक हैं जो प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करते हैं। पहला देखिए तरंग दैर्घ्य, आयाम और स्लिट चौड़ाई। ठीक है, स्लिट चौड़ाई है। और देखिए यहाँ पर एकल स्लिट विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई d की व्युत्क्रमानुपाती होती है। थीटा और अनुक्रमानुपात 1/d, ठीक ना, किसके, डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 1/d होगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तीसरा है कि स्लिट से परद की दूरी का मान बदलने पर मुख्य उच्चिष्ट की रेखी चौड़ाई बढ़ जाती है, परंतु कोणीय चौड़ाई वही रहेगी। ठीक ना, कोणीय चौड़ाई क्या होती है, वही रहती है, नहीं बढ़ती है। यहाँ पर देखिए विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान कितना होता है, 90 डिग्री होगा। कितना होगा यहाँ पर पूछा ना, विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान आपका होता है 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला। देखिए हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। ठीक ना, प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का क्या करना है, प्रतिपादन करना है। देखिए यहाँ पर हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। ठीक ना, इसके लिए हाइगेंस ने निम्न परिकल्पना दी। इसके लिए जो हाइगेंस थे इसके बारे में कई चीज़ें बताएं। तो पहली देखिए क्या है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको यहाँ तक आपने देखा। आगे चलते हैं हम लोग, अब इसको देख लीजिए। दूसरा है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक ना, ये जो तरंगाग्र है ये क्या होती है, देखिए तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती है। किसका, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। मतलब सभी दिशा में निकलती, कोई एक दिशा में नहीं निकलता है। ठीक है, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये सभी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट है, इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला तल एक नया तरंगाग्र बनता है। ठीक ना, इन सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करने वाला जो तल होता है वो क्या बनता है, एक नया तरंगाग्र बनता है। इस प्रकार यह तरंगाग्र एक के बाद एक माध्यम में बनती है तथा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक ना, इस तरंगिकाओं से क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है यहाँ पर हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, हो गया। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। तो इसके आधार पर देखिए यहाँ पर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का प्रतिपादन करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक फिगर बनाए, देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर बना है, ये फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, ये फिगर आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम बना लेना है। यहाँ पर t=0 कर लेना है, और यहाँ पर इसका जो कोण है आपका I है, और यहाँ पर R है।
एक अपवर्तन है, एक आपतन कोण है, ठीक है, एक अपवर्तन कोण, एक आपतन कोण है, और यहाँ पर ए डैश ए है, ए डैश है, ठीक है, यहाँ पर बी है, बी डैश है, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी डैश है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है। ये देखिए ये कांच में कांच है, कांच है, और ये V2, और ये ऊपर जो है ये वायु है, ठीक है, ये ऊपर वायु में, ये नीचे कांच है, ठीक है। अब देखिए पहले माध्यम के लिए अगर हम निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। कैसे? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर जब निकालेंगे चार इधर गुणा कर देगा तो चाल गुणे समय हो जाएगा। तो दूरी बी ए डैश दूरी कहाँ लेना है हमको? बी ए डैश से लेना है, ठीक ना, बी ए डैश लेना है। और इसकी चाल और समय क्या होगी? तो समय तो आपका टी रहेगा, समय जो आपकी देखिए टी है, और इसकी जो चाल है V1 है, V1 का यहाँ पर V2 दिया है, और यहाँ पर V1 भी इसमें कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर V1 कहाँ होगा? V1 तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V1 हम लिख दिए, V1 लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कोण लेना है आपको, कोण कोण ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ए यहाँ से लेना है कोण ए बी ए डैश, ठीक ना। ए बी ए डैश लेना है में। देखिए साइन आई यहाँ पर दिया, आई जो कोण दिया आपका साइन, ये आई दिया है तो यहाँ पर साइन लेंगे। साइन का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। साइन का क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर? बी ए डैश, लंब क्या आपका बी, यहाँ पर देखिए लंब, ये बी ए डैश, ये क्या है? लंब है, ठीक ना। और ये जो आपका ये आधार है, ये लंब है, और ये आधार, ये क्या है? कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश क्या है? ये आधार है, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए साइन आई बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसके बराबर बी ए डैश के बराबर आया था V1T लिख देंगे। फिर उसके बाद ए डैश लिखना है, समीकरण नंबर 1 मान लेना। उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं दूसरे माध्यम में। दूसरा माध्यम देखिए आपको लेना है ए बी डैश। ए बी डैश कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए ए बी डैश कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए है, ठीक है, यहाँ पर बी डैश है, तो ए बी डैश लेना है, ए बी डैश ये लेना है। और इसका जो समय होगा वो भी टी होगा, और ये जो इसकी दूरी होगी V2 होगी, ठीक ना, V2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बी डैश इक्वल टू V2T साइन आर के लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला है, ठीक ना, आर, ये कोण आया इसमें देखिए कितने बार पलटेंगे, यहाँ पर देखिए ये कोण आया आर, ये आया ना आर, तो इसके लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ए बी डैश, और यहाँ पर ए डैश बी डैश, ए और बी डैश, ए इंटू ए डैश, ठीक है। V2 इसका मान कितना है? V2T, और ये तो यही रहेगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। आप समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 1 आपका था V1T अपान में ए डैश, और ये है आपका V2T अपान में ए इंटू ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन आई अपान साइन आर, समीकरण 1 है साइन आई, और समीकरण 2 है साइन आर। और देखिए V1T अपान में ए डैश, ए इंटू ए डैश अपान में V2T अपान में ए इंटू ए डैश, ठीक है। तो इससे और इससे ये कटेगा, देखिए इससे कट गया, और V1T और V2T बचा, तो T से T कैंसिल हो गया, V1 अपान V2 बचा, ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, तब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? V1 अपान में V2 बचेगा। ये देखिए नियतांक अगर हम लोग इसका लेंगे तो यन, इसके बराबर क्या मान लेंगे? यन, क्या हो जाएगा? क्या नियतांक हो जाएगा। तो साइन आई अपान में साइन आर आ जाएगा आपका यन, ठीक है। यही स्नेल का अपवर्तन का नियम होगा, ठीक है। यही आपका क्या होता है? स्नेल के अपवर्तन का नियम होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दे ब्रॉगली तरंग द्रव्य तरंगे क्या है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस गण से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दी ब्रॉगली तरंगे क्या होती, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध, देखिए द्रव्य कणों से संबद्ध क्या इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा दी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं।
द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य को डी ब्रॉगली तरंग धैर्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या होती है द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य को डी ब्रॉगली तरंग धैर्य कहते हैं। ये आपको मतलब याद कर लेना है। ठीक है, बढ़िया से लिख करके याद कर लेना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो ये देखिए आपका है नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर देखिए गुण पूछा है तो गुण भी हम लोग देखते हैं। द्रव्य तरंग प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध होती हैं। द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। तरंग धैर्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। और यहाँ पर चौथा पॉइंट है लैम्डा अनुक्रमानुपात 1/m, अतः हल्के कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंग धैर्य अधिकतम होती है। ठीक है, अतः किसे हल्के कण से बद्ध होती हैं डी ब्रॉगली तरंगे अधिकतम होती हैं। उसके बाद देखिए आपका जब अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान होगी तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका बनेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट में 2m e जो ये e है ये समान होने पर क्या हो जाएगा, जब ये समान होगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा मतलब ये फार्मूला कब बनेगा, जब ये समान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब लैम्डा का मान ये अधिक होगा, जब लैम्डा का मान अधिक होगा तो आपका जो इसका द्रव्यमान होगा ये कम होगा। ठीक ना, द्रव्यमान का मान क्या होगा, कम होगा जब लैम्डा का मान अधिक हो। तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/रूट में यम तब द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ठीक ना, एकदम सटीक हम लिख दिए हैं जैसे जैसे हम इसमें चेंज किए। ठीक है, यहाँ पर चूँकि देखिए जो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एम अल्फा का मतलब है इसका अल्फा का द्रव्यमान। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे छोटा है, उससे बड़ा होता है, उससे ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और उससे भारी होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, और जब जो आपका ये होगा लैम्डा होगा, इसका मान जो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा होगा इसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा में इलेक्ट्रॉन का मान ज़्यादा होगा, उसके बाद प्रोटॉन का लैम्डा मान होगा, फिर उस सबसे कम होगा आपका अल्फा कण का। ठीक है, अब देखिए लैम्डा ई की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है। जो आपका सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है सबसे कम होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे कि आपको समझा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 9 का अथवा है। प्रश्न है कि पीएन संधि के अवक्षय परत तथा विभव प्राचारी पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखिए सब किए हैं। यहाँ पर देखिए बस चित्रांकन करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए अग्र, पहले आपको ये लिखना है अग्र अभिनत में विभव प्राचारी तथा अवक्षय परत का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, अग्र अभिनत में विभव प्राचारी तथा अवक्षय परत का मान कम हो जाता है। पश्च अभिनत में अवक्षय परत तथा विभव प्रचारी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, पश्च अभिनत में अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, जो चित्रांकन करने के लिए कहा है ये चित्रांकन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये पीएन डायोड संधि बना लेना है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद देखिए ये आरएल है, सी है, डी है। ठीक ना, और ये देखिए आउटपुट है, ये क्या है, ये आउटपुट है, ये डायोप्टर D2 है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सब जैसे जैसे बना है ना वैसे बना लेना है। उसके बाद देखिए ये बना लेना है आपको, ये बना लेना है एसी इनपुट है। ये क्या है, एक एसी इनपुट है। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से ऐसे 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 जैसे जैसे बना है वैसे वैसे आपको ये डीसी आउटपुट है। डीसी आउट में सिर्फ ऐसे ऐसे आया है, और ये थोड़ा सा देख कर बनाइएगा सीधे सीधे में रहे मेरा इधर उधर बन गया। ठीक है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस है, ये माइनस है, ये एसी इनपुट है, ये डीसी इनपुट है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रश्न नंबर आपका 9 था, ठीक ना, प्रश्न नंबर 9 का अथवा वाला था,
ये समाप्त हुआ, यानी कि सेट नंबर आपका 4 पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें 4 वीडियो बनी। अब चारों को हम एक जोड़ करके क्या बना देंगे, वन शॉट बना देंगे। और वन शॉट आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें आपको इकट्ठा मतलब एक जगह सारी वीडियो मिल जाएंगी, यानी कि सभी चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।